औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बाट चाय के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने क्या करना है, यस सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है एटॉमिक मॉडल के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर कुछ बेसिस पे रिजेक्ट हुए थे, कुछ अप्रूव हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉइंट्स लेके दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ उस पॉइंट्स को जोड़ के तो एक प्रॉपर जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसको एक शेप दिया गया। तो रदरफोर्ड का भी इसमें काफी हद तक एक रोल है कि उन्होंने एक आइडिया पेश किया, एक मतलब इस तरह का इमेज सामने लेके आया कि कुछ चीजें उसकी जो है ना वो एप्लीकेबल है, कुछ रिजेक्ट हुए, बाद में जो एक्सपेरिमेंट आए, बाद में जो मतलब साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया और काम किया, तो कुछ अप्रूव हुए और कुछ रिजेक्ट हुए। बेसिकली अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो इंट्रोडक्शन में हमने यही बात करनी है कि इसका जो बेस था वो किस चीज पे था। मतलब ये कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो बेस था, मतलब वो कौन से पॉइंट्स पे, या इसने इसके लिए जो एविडेंस रखा था या जो बेंचमार्क सेट किया था वो पॉइंट्स कौन से थे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ये बेस था रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किस चीज पे, कि लॉज ऑफ मोशंस एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ये लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली न्यूट्रल बॉडीज के लिए होती है, ठीक है, कि जहां पे हम मास और डिस्टेंस का, मास और एक्सेलरेशन का इनका रिलेशन लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल। तो इन्होंने इसको बेस बनाया हुआ था। अब इसकी मॉडल में जो मेन सेकंड, पहले पॉइंट तो ये थी, सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ क्या था, कि स्कैटरिंग का तो मतलब आपको पता होगा, मतलब फैलना या बम्बारमेंट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्या? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हमारे पास, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, हीलियम का ये भी आप इस तरह जो है ना वो लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और थर्ड, इन्होंने आपके जो अंडरस्टूड है, इसमें आपको दिमाग ज्यादा लड़ाने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। हाँ, जानने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए ज्यादा दिमाग इसके लिए चाहिए। और वो क्या है कि थर्ड जो पॉइंट था, ही थॉट दैट, क्या, कि थॉट द एटम, के एटम किस तरह होता है, लाइक सोलर सिस्टम, लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, ये जो हम देखते हैं कि सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार, तो हम कह लें कि सन प्लस स्टार्स। तो उन्होंने इस मॉडल को क्यों मतलब जहन में रखा और ये एटॉमिक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सन के अराउंड ये स्टार्स घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में, इसी तरह न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसको ऑर्बिट्स का नहीं था पता उस वक्त, उसको ऑर्बिट का, ऑर्बिटल्स का इसका कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा कि ये एक सर्कुलेशन में एक स्पाइरल पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोलर मॉडल को लेके उस बेस पे उन्होंने एटॉमिक मॉडल को उस वक्त पेश किया था। तो अब इसकी डिटेल को जानने से पहले हम एक जो एक्सपेरिमेंट का है उसमें पहले एक डायग्राम पे बात करते हैं, और डायग्राम से ही मैं सारे पॉइंट्स आपके जहन में रख देता हूं तो आपको यूं आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब आपने हेडिंग क्या देनी है, हेडिंग आपने देनी है एक्सप्लेनेशन की। किस चीज की, के एक्सप्लेनेशन। जब पेपर में आप हेडिंग दे तो आप एक्सप्लेनेशन की दे दें। अब यहां पे हम ले सकते हैं कि हमारे पास, हम दो मॉडल्स को रख लेते हैं। आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करें, एक ये देखिए, ये एक ही मॉडल को मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, दूसरी की तरफ हम नहीं गए, पहले इसको डिस्कस कर फिर उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ये मेरे पास बॉर्डर्स हैं, तो ये एक शीट है, ये क्या है, एक शीट है,
और ये शीट क्या है? ये शीट बेसिकली हमारे पास है गोल्ड फॉइल का। क्या है? तो ये शील्ड है गोल्ड फॉइल का। अब इसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस इसकी कितनी है? तो थिकनेस इसकी है 0.0000 आई थिंक सो 4 सेंटीमीटर है। 0.0004 सेंटीमीटर ये इसकी थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने यहां पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या था? वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था रेडियम। क्या है? रेडियम। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं? दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। जिस एटम से, जिस मेटल से रेज अल्फा पार्टिकल ऑटोमेटिकली उसकी एमिशन हो, उसको हम नेचुरल कहते हैं। जिससे हम सोर्स प्रोवाइड करके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट या जो है ना कोई दूसरा सोर्स प्रोवाइड करके उसमें से एमिशन करते हैं, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, जिससे रेडिएशन की एमिशन हो, और वहां से उन्होंने बम्बारमेंट की, किस चीज की? अल्फा पार्टिकल्स की। किस चीज की? अल्फा पार्टिकल्स की। इस तरह अब इसकी जब बम्बारमेंट हुई, तो इसकी बम्बारमेंट के नतीजे में यहां पे हमारे पास ये एक एजेक्शन हो गई। ठीक है, यहां से पार्टिकल की बम्बारमेंट हुई और यहां से पार्टिकल निकला है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बम्बारमेंट हुई, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स बम्बारमेंट या स्कैटरिंग, बम्बारमेंट और स्कैटरिंग। ठीक है, इस तरह बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम, इसको आप कंसिडर कर ले कि एक बीम आप अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइकिंग हुई। अब इसमें से कुछ यहां पे स्ट्राइकिंग की है, यहां पे रिटर्न हुए, कुछ यहां से निकले और कुछ यहां पे आके उन्होंने एक शील्ड ली। लेकिन ये किस चीज की थी? जिंक सल्फाइड की। अब मैं उस पे आता हूं। यहां से जब बम्बारमेंट हुई तो कुछ रेज आके इस शीट पे टकराई, जिसका मतलब यह है कि इसमें से रेज निकली और ये जिंक सल्फाइड की कोटेड शील्ड इसलिए लगाई है ताकि हमें यहां पे पता चल सके कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के लेट्स सपोज आप देख लेते हो कि भाई मतलब जजमेंट के लिए कि भाई कुछ वहां पे डिटेक्शन हुई है या नहीं हुई, उसके लिए आप कोई मीडियम इस्तेमाल करते हो। लेट्स सपोज यहां पे अगर हम फुटबॉल के ग्राउंड में बैठे हुए हैं और जो गोल पोस्ट है उसको देख रहे हैं, अगर नेट में कोई बॉल लगती है तो इट मीन कि ये जो गोल पोस्ट है उसके सेंटर में आई है। नेट में कोई बॉल नहीं लगती तो इट मीन कि ये बाहर गई है। अब ये नेट इसलिए है कि ये एनालिसिस कर सके कि यस गोल पोस्ट के अंदर ही कोई चीज गई है, जो कि मतलब गोल कंसिडर होता है। फिर बाद में वो फाउल है नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो नेट बताता है कि हाँ यस ये जो एरिया है ये बिटवीन द पोल्स है। इसी तरह यहां पे ये जिंक सल्फाइड की जो शीट लगाई है ताकि यहां से रेज निकली है कि नहीं, क्योंकि ये तो रेडिएशन से विच वी कांट सी विद द नेकेड आई, तो इसलिए हमें यहां पे कुछ मीडियम की जरूरत है ताकि हम इसको देख सके। तो यहां पे ये, अब यहां पे भी जो है ना वो डिफ्लेक्शन हुई है, लेकिन इसको हम कहते हैं स्लाइट डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? स्लाइट डिफ्लेक्शन। ये मामूली डिफ्लेक्शन है। ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन जो है ना ये क्या है? लार्ज है, लार्ज है और मोस्टली 90 डिग्री पे होती है, मोस्टली 90 डिग्री पे या मोर देन 90 डिग्री पे होती है। एक तरह से रिटर्न हो रही है, एक तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर हम रिफ्लेक्शन है नहीं, आपने वर्ड रिफ्लेक्शन यूज नहीं करना, लेकिन एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि गई और वापस आई है। अब यहां पे इससे ये अंदाजा होता है कि जब ये रेडिएशन की बम्बारमेंट हुई इस शीट पे, कुछ रेडिएशन निकली है, तो कुछ का मतलब यह है कि मेजॉरिटी रेडिएशन निकली है। मेजॉरिटी रेडिएशन यहां से स्ट्रेट निकली है, कुछ रेडिएशन यहां पे आई है और कुछ रेडिएशन बाउंस बैक हुई है। अब ये क्यों हुई है? तो यहां पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। अब इस डायग्राम को आप गौर से देख लें।
ये इसको हम बिल्कुल इस तरह कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पे अगर मैं बम्बारमेंट कर लूं रेडिएशंस की, ये देखिए ये आ गया है न्यूक्लियस। अब इसको आप देख लें, ये तो आ गया मेरा न्यूक्लियस, ये आ गए हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, ठीक है। अब यहां से जो रेडिएशन आई है He24 अल्फा पार्टिकल्स, क्या अल्फा पार्टिकल्स, यहां पे जो शीट लगाई गई उस शीट पे कुछ रेडिएशन स्ट्राइक हुई। क्या हुई? उस शीट पे कुछ रेडिएशन स्ट्राइक हुई। कुछ रेडिएशन यहां पे आई, स्लाइट डिफ्लेक्शन, और कुछ रेडिएशन यहां पे आई, लार्ज डिफ्लेक्शन। अब यही फिनोमेना ये बेसिकली हो रहा है। अब किस तरह ये फिनोमेना हो रहा है, तो अब आप गौर से इसको देख लें। ये मेरे पास न्यूक्लियस है किस चीज का? तो ये न्यूक्लियस है गोल्ड का। किस चीज का? गोल्ड का। अब ये जो रेडिएशन निकली है ये न्यूक्लियस के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, न्यूक्लियस से बच के गई है। देखिए यूं मैंने ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहां से मार्कर तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रहा है, अब यहां पे नहीं जा रहा, यहां पे नहीं जा रहा, यहां पे भी नहीं जा रहा, लेकिन अब यहां से तो यूं डिफ्लेक्शन होती है। मतलब ये है कि ये जो रेडिएशन गई है ये न्यूक्लियस के साथ टच नहीं हुई और यहां पे टकराई है, ये स्ट्रेट गई है, नंबर 1। सेकंड, ये जो नीचे यहां पे डिफ्लेक्शन हुई है इसकी न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट हुई है। कैसे? अब आप देखें, ये रेडिएशन आया, इसने इसको टच किया और ये यूं आया, ये डिफ्लेक्शन है। क्या है? डिफ्लेक्शन है। ये इस रेडिएशन को देखते, ये 2 नंबर हो गया, ये रेडिएशन यूं गया और यूं वापस आया, ये लार्ज डिफ्लेक्शन है। क्यों? इसने सेंटर को स्ट्राइक किया, इसने सेंटर को स्ट्राइक किया, ये वापस आया, इसने इस सेंटर के साइड को टच किया, ये डिफ्लेक्शन हुआ, साइड पे चला गया। जो इसके साथ बहुत माइन्यूट टच हुआ या जो नहीं हुआ वो स्ट्रेट गया। अब ये जो उसका एक्सपेरिमेंट था कि 3 तरह के रेडिएशन, बिल्कुल स्ट्रेट जाना, स्लाइटली बेंड होना, आप समझ सकते हैं कि ये कोई मतलब 30-40 डिग्री पे या मैक्सिमम 60 डिग्री पे ये डिफ्लेक्शन हो गई है, ठीक है, या वापस आना। देखें बैट्समैन है, ठीक है, 3 तरह के डिफ्लेक्शन में आपको बताता हूं। बिल्कुल सामने बॉल लगी है, स्ट्रेट गई है। सेकंड, एज लगा है लेकिन थिक एज लगा है, गली में जाके बॉल जाएगी या 3rd स्लिप में जाएगी, 4th स्लिप में जाएगी, ठीक है। थिन एज लगा है कीपर के पास, या थिन एज और नहीं लगी, मतलब एज नहीं लगा तो सीधा, तो ये 3 कंडीशंस यहां पे भी आ गई। तो लिहाजा इट वाज ऑल अबाउट द क्या कि यस हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन डिराइव की। वो कंक्लूजन क्या थी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा गाइस, अब हम पढ़ते हैं इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंक्लूजन में पहला पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। यहां पे मोस्ट पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि मैक्सिमम रेडिएशन स्ट्रेट गई है। तो जो न्यूक्लियस के साथ नहीं टकराई, जो स्ट्रेट गई है, इट मीन कि वहां पे न्यूक्लियस बहुत कम जगह पे मौजूद है, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं? सेकंड पॉइंट में हम कहते हैं कि हेवी पोर्शन प्रेजेंट कॉल्ड सेंटर। अब इस एटम के सेंटर में एक ऐसा पोर्शन मौजूद है जो कि हैवी है। इट मीन
कि एटम का जो मेजॉरिटी मास है वो डिपेंड करता है उस पोर्शन पे, और उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? उस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है इस न्यूक्लियस पे, क्योंकि ये एटम में सबसे हैवी पोर्शन है और ये सेंटर में मौजूद होता है। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड। तो थर्ड हमारा होगा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एटम वॉल्यूम। डोंट वरी, ये मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एटम का वॉल्यूम ले लें और फिर उसमें से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को माइनस करें, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जब हम आटे में नमक के बराबर, या फुटबॉल की एक बड़ी सी ग्राउंड है और आपने सेंटर में फुटबॉल रख लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली एक गोल ग्राउंड है, या क्रिकेट की ग्राउंड आप कंसिडर कर ले, और सेंटर में पिच, 60 यार्ड की बाउंड्री, 22 यार्ड की पिच। तो मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है ये पिच के हिसाब से ले ले, और ये जो बाकी एरिया है ये हमारे पास वो एरिया है जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं, मतलब ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम से बहुत छोटा सा हिस्सा इसमें माइनस किया जाता है, जो कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होता है। ये आ गया है थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे स्टेशनरी नहीं होते। फोर्थ पॉइंट में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस आर नॉट स्टेशनरी बट इन कंटिन्यूस मोशन। इसका मतलब यह है कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेशनरी फॉर्म में नहीं होते, वो कंटिन्यूसली एक मोशन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि वो एक जगह पे रुकते नहीं है बल्कि वो मोशन कर रहे होते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट के एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल पार्टिकल्स आर लाई विद इन न्यूक्लियस। के इलेक्ट्रॉन के अलावा मोर देन 200 पार्टिकल्स हैं एटम में, मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब इन मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल में जस्ट इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, बाकी जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इट मीन कि हमारे पास जो मेजॉरिटी पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो ये इसने कंक्लूजन ड्राइव की इन एक्सपेरिमेंट को देख के सॉरी, इसने एक पूरी कंक्लूजन ड्राइव की कि ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें डिफेक्ट्स क्या आई, ये तो इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया और सारा कुछ हुआ, लेकिन इसमें डिफेक्ट्स क्या आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल्स लिए, उसकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बम्बारमेंट की, मेजॉरिटी पार्टिकल स्टेट गए, कुछ पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल लार्जली डिफ्लेक्ट हुए। जो स्टेट पार्टिकल गए उन्होंने उसके लिए जिंक सल्फाइड की कोटेड एक फिल्म लगाई ताकि वहां पे डिफ्लेक्शन हमें नजर आ जाए, और फिर उसके बाद ये 5 कंक्लूजन। अब हम जाएंगे इसके लिमिटेशंस पे या डिफेक्ट्स पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब हमारे पास जो लिमिटेशंस है या जो डिफेक्ट्स है उसमें सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट वन हमारे पास है कि ये जो लॉज ऑफ मोशन होती है या ग्रेविटेशंस होती है, ये कौन सी बॉडीज के लिए होती है? यस, ये न्यूट्रल बॉडीज के लिए होती है। क्या होती है? न्यूट्रल बॉडीज के लिए होती है, लेकिन एटम पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लिहाजा यहाँ पे ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ये इसका देखिए, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आप अप्लाई करते हो, लेकिन ये आप न्यूट्रल बॉडीज के लिए अप्लाई करते हो। यहाँ पे हमारे पास जो मतलब मौजूद है वो है क्या? चार्ज बॉडीज। एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? यस, प्रोटॉन है, जो कि न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
ओवरऑल एटम के ऊपर 0 चार्ज। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये क्या करते हैं? ये चार्ज बॉडीज होती है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज बॉडीज होती है तो ये एनर्जी को इमिट करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को इमिट करते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस आर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज continuously emit energy, continuously emit energy। अब इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मैं अगर आपको यूँ दिखाऊं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसकी मूवमेंट के साथ ये एनर्जी लूज करेंगे। ऑब्वियसली एनर्जी लूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब मतलब यह है कि वर्क होता है तो एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे इसके मोशन के साथ इसकी एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। एक तो इसकी एनर्जी ख़त्म होगी, दूसरा क्या होगा, ये जिस पाथ में हमारे पास मूव कर रही है तो वो पाथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक वक्त आएगा कि जब इसकी ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये स्टेशनरी कंडीशन में आएगा तो ये न्यूक्लियस में गिरेगा ना, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में गिरेगा। तो अगर ये न्यूक्लियस में गिर गए तो एटम खत्म हो गए, एटम खत्म हो गए तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिवर्स खत्म हो जाएगी, जो कि इस तरह हुआ नहीं है। तो लिहाजा ये एक पॉइंट भी इसका मतलब ये है कि क्या है, गलत है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि ये हमारे पास जो एनर्जी इमिट होती है, तो ये एनर्जी एमिशन का एक स्पेक्ट्रम बनता है। देखिए, एमिशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली शुड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, शुड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। इसका क्या मतलब है? अब इसका मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे इसको हम ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको इसकी पूरी वो समझ आ जाए। देखिए, एक तो पहले इस पॉइंट को देख लें। ये मेरे पास आ गया है एक एटम, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये यहां से इसकी मूवमेंट शुरू हो रही है, ये किसकी एनर्जी कम हो रही है, तो यहां पे आएगा ना, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ये मेरे पास आ गया है इलेक्ट्रॉन और ये मेरे पास आ गया है न्यूक्लियस। तो जब ये मतलब ये है कि एक स्पाइरल पाथ है। क्या है? स्पाइरल पाथ है। तो जब ये एनर्जी को इमिट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी खत्म होगी, तो करते करते ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है। सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि जब ये इस तरह एनर्जी इमिट करेगा, ऑब्वियसली जब एनर्जी लॉस होगी तो इमिट होगी ना, ये एनर्जी इमिट हो रही है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो बनेगा, तो ये स्पेक्ट्रम चूंकि कंटिन्यूस एनर्जी इमिट हो रही है तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए ना। तो स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि स्पेक्ट्रम इसका क्या है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम है। अब लाइन और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है? आपने आसमान में स्काई में रेनबो को देखा होगा, ठीक है। अब ये जो रेनबो है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। क्यों? इसमें आप दो कलर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए ताकि हम दो कलर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश ना कर सके। लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता, बल्कि वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम आता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है? क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम आता है बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट देयर, क्योंकि ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो प्लेसमेंट होती है वो ऑर्बिटल्स में होती है। लिहाजा यहाँ पे इस थ्योरी में ना ऑर्बिट और ना ऑर्बिटल कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है और आना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये 3 इसके ड्रॉबैक्स थे। एक तो ये है कि लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन आप
चार्ज बॉडीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए। सेकंड ये है कि अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है कंटिन्यूसली तो एटम या इलेक्ट्रॉन सेंटर में गिरता क्यों नहीं है। और थर्ड, अगर कंटिन्यूस एमिशन हो रही है एनर्जी की तो फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ रहा, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अभी भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपको कोई टॉपिक में इशू है आप मुझे वो टॉपिक भी लिख के भेज सकते हैं ताकि उस पर फिर हम लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।